नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इवेंट्स। आपके साथ मैं हूं प्रांजलि सिंह। चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज राजस्थान के टोंक में वनस्थली विद्यापीठ के 40वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार की ज्यादातर योजनाएं महिला केंद्रित है। उन्होंने कहा कि कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि फौज में महिलाएं जाएंगी। आज के दिन फाइटर पायलट महिलाएं हैं। उन्होंने कहा युद्ध भूमि में जाने वाले हवाई जहाज में संचालन महिला करती है। चंद्रयान 3 ऊपर गया, उसके पीछे 8 महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अब आने वाले समय में लोकसभा और विधानसभा में 1/3 महिला होंगी। आज से 10 साल पहले भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5 कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में मानी जाती थी, बहुत कमजोर। और उन्होंने ऐसा करिश्मा किया कि कनाडा को पीछे छोड़ा, इंग्लैंड को पीछे छोड़ा, फ्रांस को पीछे छोड़ा, कई देशों को छोड़ा और आज भारत दुनिया में 5वीं आर्थिक महाशक्ति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब 2 वर्ष की बात बाकी है। जर्मनी और जापान भी हमसे पीछे हो जाएंगे। और भारत, जहां दुनिया की 1/6 आबादी रहती है, वो 3री बड़ी महाशक्ति बन जाएगा। ये सब क्यों हुआ है? प्रधानमंत्री जी ने श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही एक बात समझ ली कि विकास की कुंजी, प्रगति की गंगा आपसे निकलती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि पिछले 10 सालों में शासन व्यवस्था बदल चुकी है। आज कानून से ऊपर कोई नहीं है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूती से यह ठान लिया है कि प्रजातांत्रिक मूल्यों का इस देश में राज रहने वाला है और आज के दिन कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ठान ली और 3 दशक तक महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण नहीं मिला। पर मोदी जी ने कहा कि यह तो मुमकिन होना ही चाहिए। यह मुमकिन नहीं होगा तो उत्थान कैसे होगा? 20 और 21 सितंबर 2023 को ये पास हो गया। अब आने वाले चुनावों में लोकसभा में 1/3 महिला होंगी, कम से कम, ज्यादा होने की संभावना है। और विधानसभा में भी होंगी। मैंने सोचा, जगदीप धनखड़ वनस्थली में पढ़ी सुदेश का पति है, तुझे भी इसमें कुछ करिश्मा करना चाहिए। तो 21 सितंबर को जब राज्यसभा में यह बिल आया, मैंने 17 महिलाओं को मेरी कुर्सी पर बैठाया। 17 महिलाओं को। सब हतप्रभ रह गए। उनमें कौन? पीटी उषा जी, जया बच्चन जी, नॉर्थ ईस्ट से कोयनाक जी, झारखंड से महुआ माझी जी, और जो टेबल पर बैठते हैं
मैंने कहा उस दिन टेबल पर सिर्फ राज्यसभा में काम करने वाली लड़कियां बैठेंगी, वो बैठी। और दुनिया में इतिहास तब रचित हुआ जबकि राष्ट्रपति भवन में बैठी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जनजाति समुदाय से आती हैं, उनके दस्तखत से एक क्रांति आ गई और ये कानून बन गया। भगवान बुद्ध के उपदेश अतीत के अवशेष नहीं है, बल्कि हमारे भविष्य के लिए दिशा सूचक हैं। दिल्ली में शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं आम सभा के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने ये बातें कही। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज जहां दुनिया विभाजन और टकराव की पीड़ा झेल रहा है, ऐसे में उनके उपदेश और भी अधिक प्रासंगिक हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र के रूप में भारत को बुद्ध के सिद्धांतों ने मार्गदर्शित किया है। उन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म की उत्पत्ति भारत में हुई और दुनिया के हर कोने में इसका प्रसार हुआ है। यह जरूरी है कि युवा पीढ़ी भगवान बुद्ध के बारे में अधिक जाने और उनके आदर्शों से प्रेरित हो। Gautam Buddha's message of peace, harmony and coexistence stands stark against forces of hate and terror that threaten our world. But our hope lives in those who believe in humanity. Let us converge, guided by Buddha's wisdom, not just a relic of the past, but as a compass for the future. In an age of ethical uncertainty, I imagine ethics has to guide humanity. If there is uncertainty about ethics, violence, peace, nobility, sublimity, we are losing our path. His teachings offer a path of sustainability, simplicity, moderation, and reverence for all life, all living beings. By embracing this interconnectedness, we can build a harmonious future without bloodshed. उपराष्ट्रपति ने कहा कि भगवान बुद्ध के सिद्धांत सभी हितधारकों को एक साथ मंच पर लाने के लिए आशा की किरण से कम नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि आस्था, संस्कृति और प्रेम से बुनी हमारी साझा विरासत एक अटूट धागा बनाती है। हिंसा ने कभी मानवता को जन्म नहीं दिया है और शांति ने कभी विभाजन नहीं किया है। Together and in tandem, let us build a future where peace is not a dream but a shared endeavor. Following the spirit of Buddha, we know that there is no other way. In a strife-torn world facing existential challenges, a voice of sanity for peace and harmony, reflecting time-tested wisdom of Buddha, would certainly emanate from deliberations of this sublime platform. It has been indicated by the Prime Minister to the entire world, we are not living in an era of expansion or war. And issues need to be deliberated, diagnosed, and addressed in a spirit of consensus with dialogue and diplomacy. I conclude, friends, by what Lord Buddha taught us. Bhaktu Sab Mangalam, which means blessings, compassion and welfare for all. केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया के लिखी एक किताब का विमोचन आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया है। यह किताब मनसुख मंडाविया के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में काम करने के अनुभवों पर आधारित है। किताब हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखी हुई है। हिंदी में किताब का नाम उर्वरक आत्मनिर्भरता की राह और अंग्रेजी में किताब का नाम फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर है। किताब में नए फर्टिलाइजर प्लांट्स की कहानी के साथ साथ नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की भी कहानी है। यह पुस्तक उर्वरक के क्षेत्र में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की जानकारी देता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोच्चि के वेलिंगटन द्वीप में आयोजित समारोह में 4000 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की है। इन परियोजनाओं में 1800 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला बंदरगाह और 970 करोड़ रुपए की लागत का कोचिन शिपयार्ड का अंतर्राष्ट्रीय जहाज मरम्मत सुविधा केंद्र शामिल है। प्रधानमंत्री ने अमृतकाल के दौरान भारत को विकसित भारत बनाने की यात्रा में प्रत्येक राज्य की भूमिका पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत नए कदम उठा रहा है, वैश्विक व्यापार का एक प्रमुख केंद्र बन रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे में सरकार कोच्चि जैसे बंदरगाह शहरों की शक्ति को बेहतर बनाने में जुटी है। उन्होंने सागरमाला परियोजना के तहत बंदरगाह क्षमता में वृद्धि, निवेश और बंदरगाहों की बेहतर कनेक्टिविटी की जानकारी दी। बहुत बड़ी थी, तब हमारी ताकत हमारे पोर्ट से, हमारे पोर्ट सिटीज थे। आज जब भारत फिर से ग्लोबल ट्रेड का एक बड़ा केंद्र बन रहा है, तब हम फिर से अपनी समुद्र शक्ति को बढ़ाने में जुटे हैं। इसके लिए केंद्र सरकार समुद्र किनारे बसे कोच्चि जैसे शहरों का सामर्थ्य और बढ़ाने में जुटी है। हम यहां के पोर्ट्स की कैपेसिटी को बढ़ाने पर काम कर रहे हैं, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश कर रहे हैं। सागरमाला परियोजना के तहत पोर्ट्स की कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है। साथियों, आज यहां देश को अपना सबसे बड़ा ड्राई डॉक मिला है। इसके अलावा आज शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयरिंग और एलपीजी इंपोर्ट टर्मिनल इंफ्रास्ट्रक्चर का भी लोकार्पण हुआ है। प्रधानमंत्री ने पिछले 10 सालों में बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग क्षेत्र में किए गए सुधारों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इससे भारत के बंदरगाहों में नए निवेश आएंगे, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने बताया कि भारतीय नाविकों से संबंधित नियमों में सुधार से देश में नाविकों की संख्या में 140% की वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के भीतर अंतर्देशीय जलमार्गों के उपयोग से यात्री और कार्गो परिवहन को बड़ा प्रोत्साहन मिला है। पहले तक हमारे पोर्ट्स पर शिप्स को लंबा इंतजार करना पड़ता था, उनको अनलोड करने में बहुत टाइम लगता था। अब स्थितियां पूरी तरह बदल चुकी है। आज भारत शिप टर्न अराउंड टाइम में दुनिया के कई विकसित देशों से भी आगे निकल चुका है। साथियों, आज दुनिया भी ग्लोबल ट्रेड में भारत की भूमिका समझ रही है। G20 समिट के दौरान भारत ने मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के जो प्रस्ताव पर सहमति बनी, वो इसी भावना का प्रमाण है। ये कॉरिडोर विकसित भारत के निर्माण को बहुत बल देगा। इससे हमारी कोस्टल इकोनॉमी को बड़ी ताकत मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिशूर जिले में गुरुवयूर मंदिर का दौरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवयूर मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने मंदिर में नवविवाहित जोड़े को अपना आशीर्वाद दिया। उन्होंने त्रिशूर जिले में गुरुवयूर मंदिर का दौरा किया और मंदिर में बटुकों को सम्मानित भी किया। इसके अलावा उन्होंने श्री रामास्वामी मंदिर में भी पूजा अर्चना किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल के कोच्चि में शक्ति केंद्र प्रभारी सम्मेलन में शामिल हुए। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र की योजनाओं का लाभ आम आदमी तक पहुंच रहा है।
आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलने से देश के लोगों को 1 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। जन औषधि केंद्रों से 80% छूट पर दवाई लेने से देश के लोगों के 25,000 करोड़ रुपए से अधिक बचे हैं। उन्होंने कहा कि 10 साल पहले जब देश में एक कमजोर सरकार थी तो आए दिन आतंकी हमले होते थे, इसका असर देश पर पड़ता था। आज भारत को दुनिया विश्व मित्र के रूप में देख रही है। आप सभी शक्ति केंद्र के प्रतिनिधियों द्वारा नमो ऐप का निरंतर इस्तेमाल भी बहुत आवश्यक है। नमो ऐप पर आपको ऐसी अनेकों जानकारियां मिलती रहेगी जो आपको वोटर्स को जागरूक करने में मदद करेगी। अपने कार्यकर्ताओं की छोटी छोटी मीटिंग लेने के लिए भी वो मुद्दे आपको बहुत काम आएंगे। आप सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल पार्टी के बारे में पॉजिटिविटी फैलाने में करें। केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को बताने के लिए करें। आप इन सोशल प्लेटफॉर्म से अपने क्षेत्र के लोगों तक सीधे पहुंच पाएंगे। आज के लिए नेशनल इवेंट्स में इतना ही। आप देखते रहे संसद टीवी। नमस्कार।